आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में adjournment पोर्शन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। लगा है कि फोन टेप किए जा रहे हैं, उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज का भी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान की का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। और जो आपकी लड़ाई है, एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। डूब गया ये एनपीए है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि मैंने जो है बैंक को प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं पानी का बोतल खरीदूंगा। बैंक ने मुझे जब 100 रुपया दे दिया तो मैं पानी का बोतल ना खरीद करके शराब खरीद लिया। ये फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड में सरकार के जो दोस्त हैं, बैंक का पब्लिक मनी हजारों करोड़ लेकर के भाग गए हैं। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, जनधन खाता खुलवाया गया है, हाँ? दूसरी तरफ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में हम अपनी गाढ़ी कमाई जब लेकर के डाल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? कि सरकार उसकी गारंटी है, आरबीआई उसकी गारंटी है कि अगर बैंक भाग जाएगा तो आरबीआई पैसा देगा। अब कौन है गारंटर? और क्या इस देश में बैंक भागे नहीं हैं? हेलियस ग्रुप भाग गया, पीयरलेस भाग गया, जेबीजी भाग गया, सहारा का पता नहीं है, बैंक भागे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी पब्लिक मनी की लूट है और उस पर जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई अब कैग के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा है। कैग बार बार जो सरकार को कहती है कि ये मत कीजिए, सरकार वही करती है, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। मेरा पूरा आर्गुमेंट यही है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश को चलाई है ना, इस देश के नुआंस को समझती है। कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरली कमज़ोर है कह करके माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, इंतज़ार कीजिए। आपके पास एक ये भी विकल्प है। दूसरा यह है कि इंतज़ार मत कीजिए। सिर्फ कांग्रेस का देश नहीं है ना, हमारा भी देश है ना। अगर हम देश बचाना चाहते हैं तो फिर हमको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। और मुझे यही लगा और यही जो मेरी अपनी समझदारी है और अपनी जो मेरी बुद्धि है, वो आपको हो सकता है कि उसमें बेवकूफ़ी नज़र आए, मैं शामिल हो गया कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के, किनारे में खड़ा होकर के किसी को डूबते हुए नहीं देखेंगे। फिर जो है उस इंसान को बचाने का सवाल है और ये पार्टी को बचाने का सवाल नहीं है। ये लोग गलत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाई है, जो इस देश को आज़ादी दिलाई है, वही इस देश की आज़ादी को बचा सकती है। ये मेरा फर्म बिलीव है। इसी आज़ादी को लेकर अभी बहुत बड़े वाद विवाद हो रहे हैं। कंगना रनौत ने तो ये तो बोल दिया कि भीख में मिली हुई है, तो आपकी इस बारे में क्या राय? देखिए, अब मेरी राय तो आपको पता है। आप क्या जवाब देगा? मेरी राय तो पता है आपको कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती है। आज़ादी हमेशा संघर्ष से मिलता है।
कुर्बानियों से मिलता है, त्याग से मिलता है, समर्पण से मिलता है। लोग जो है अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करके ये आज़ादी प्राप्त की है। भीख से तो जो है अवार्ड मिल सकता है, आज़ादी तो नहीं मिल सकती। तो मेरा ये है कि मैं इन तरह की चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। आपसे भी आग्रह है कि मत कीजिए। पता है ये इसीलिए है कि आप बात ही नहीं हो, बेसिक इश्यूज पे बात ही नहीं हो। जो आपके आसपास चीज़ें घट रही हैं जिससे आपका जीवन सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है, किसी के कुछ कह देने से क्या होता है, शब्द ही तो हैं। डाइवर्जन है ये, बार बार समझिए, डाइवर्जन है ये। और टेक्नोलॉजी के चलते ये स्मार्ट हो गए हैं। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। हमेशा हेडलाइन मैनेज करना है, एक ऐसा विवाद, एक ऐसी बात जिससे बेसिक इश्यूज गायब हो जाए। अभी 2 दिन के लिए बैंक बंद होगा, ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन है कंगना, सिनेमा बनाती हैं, देखिए, ताली बजाइए, हो गया, बात खत्म। ठीक है, उनका मन है, वो बोल रही हैं। देश का लोग ये नहीं मानता है कि ये भीख का चीज़ है। और अब तो मुझे लगता है कि और लोगों को इसका कीमत समझ में आ रहा है कि आज़ाद देश का नागरिक होने का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक राइट का क्या मतलब होता है, राइट टू वोट का क्या मतलब होता है। इतना आसान है क्या? आप लोग तो सब महान शहर पुणे के लोग हैं। जब सावित्रीबाई फूले जाती थी पढ़ाने के लिए तो गोबर फेंकता था, एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर के चलती थी। इतना आसान नहीं है, लोगों ने अपना जीवन दिया है इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए। सर, आप युवा नेता हो तो शक नहीं है इसमें, हूँ युवा। आप मेरा एज 34 साल है, मैं 50 साल वाला युवा नहीं हूँ। आप महिलाओं के प्रश्न पर क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि बलात्कार का जो प्रमाण है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, और ये इशू बहुत गंभीर है, तो इस पे क्या एक्शन लेना चाहते हो? देखिए, 2 तरीका होता है। एक होता है कि बतौर नागरिक व्यक्ति आप अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से अलग रखते हैं, और किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ उसके न्याय के लिए आप खड़े होते हैं। दूसरा होता है कि नीति के तौर पे, समाज के तौर पे, समूह के तौर पे। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सवाल को हमारा समाज जो है बहुत प्रोमिनेंटली एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अभी वो एक वॉइस है जो कमज़ोर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और एक तो बतौर नागरिक मैंने कहा कि महिलाओं को भी बराबरी का हक है, बराबरी से अपना वो जीवन जिएं, पूरी सुरक्षा और स्वच्छंदता से अपने जीवन को जीने का उनका अधिकार है। और हम अधिकार देने वाले कोई नहीं होते हैं, उनका है वो, ये उनका हक है। दूसरा, बतौर पार्टी हम लोग इस इशू को बहुत सीरियसली समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा कैंपेन यही है कि 40% सीट जो है वो महिलाओं को देना है। ठीक है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है, कम से कम पार्टी में जो है इसकी शुरुआत की जाए। और कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के बड़े गंभीर जो है प्रयास जो है वो किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फैसले हैं, जैसे पहले महिलाएं फ़ौज में नहीं जा सकती थी, इसका डिसीजन लिया गया। और आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां महिलाएं परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लीड नहीं कर रही हैं। तो इन चीज़ों को, इस इशूज को पॉलिटिक्स के अंदर भी एड्रेस करना, उसको पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाना, फिर उसके आधार पे पॉलिटिकल एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेवारी है। उसका प्रयास भी हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी जो कांग्रेस है वो शिवसेना के साथ टाइप कर सकती है, ऐसे प्रयास चल रहे हैं दिल्ली में। किस तरह देखते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद में भी जो पार्टियां साथ में आ रही है और साथ में चुनाव लड़ रही है, खासकर बात की जाए कांग्रेस और शिवसेना अपोजिट साइड? ये बड़ा सवाल है, और मैं जिस पोजीशन पे हूँ नहीं ठीक, लेकिन ना मुझे इसकी जानकारी है और ना मैं उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ। तो देखिए, एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो प्रभारी हैं, जो नेगोशिएशन कर रहे होंगे, उनको जानकारी होगी। तो मैं ऐसे ही, आपने सवाल पूछा और मैं भी ऐसे ही कुछ भी जवाब दे दूँ तो ये ठीक बात नहीं है। कन्हैया कुमार का आवाज संसद में कब पहुंचेगा, राज्यसभा या लोकसभा जो भी हो? जो भी रास्ते पे तो घूम रहे हैं, गली घूम रहे हैं। सांसद में जो है उनका तो आवाज़ पहुंच नहीं रहा है, रोज संसद जो है वो बंद हो जा रहा है।
और मज़ेदार बात ये देखिए कि विपक्ष ये कहता है कि बहस कराइए, सत्ता पक्ष बहस नहीं कराती है और संसद नहीं चलने देने का आरोप भी विपक्ष के ऊपर मढ़ देती है। अब आप मुझे बताइए, 50 सांसद, 60 सांसद और 300 ज़्यादा होते हैं ना, जोर से चिल्लाना भी शुरू करेंगे तो 50 की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन बाहर में आकर के जो है मीडिया में आकर के विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि नहीं 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 विपक्ष नहीं संसद चलने दे रहा है। अरे साहब, संसद शुरू होने से पहले ही आपने 12 सांसदों को बिना किसी नोटिस का निलंबित कर दिया, बिना किसी नोटिस का, और कह रहे हैं कि जो है विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। तो संसद जो है वो तो चल नहीं पा रहा है। तो हमको लगता है कि संसद में भी आवाज़ उठे, मैं उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन सड़क पे आवाज़ उठना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमको सड़क पे ही रहने से घुमा के दे दिया। बिजली आपके लिए आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हाँ, बिजली से पूछ लेते हैं। कांग्रेस रास्ते पे आके कोई एजुकेशन क्यों नहीं कर? नहीं कर रही है। कहाँ पे कर? नहीं, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं। देखिए अभी महंगाई को लेकर के पूरे देश में, मुझे लगता है कि फॉलोअप अगर आप नहीं ले रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लीजिए। महंगाई को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन में है कांग्रेस पार्टी, और 12 तारीख को जयपुर में रैली है। पूरे देश से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। वो रैली दिल्ली में होनी थी, रामलीला मैदान में होनी थी, लेकिन सरकार ने जो है परमिशन नहीं दिया, तो फिर उसको जयपुर में शिफ्ट किया गया। और बाकायदा आपको बता दें, पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक एजिटेशन कमेटी बनी है, जिसका काम है लोगों के इश्यूज के ऊपर कैंपेन करना, पहले जा कर के कैंपेन करना, फिर एजिटेशन करना, और महंगाई को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उठाया गया है। बाकी और कोई भी जो एजिटेशन आप देश में होते हुए देखते हैं, कांग्रेस पार्टी उसमें अपना भूमिका निभाती है, ऐसा नहीं है। देखिए विपक्ष को लेकर के एक धारणा बना दी गई है, विपक्ष कमज़ोर है, तो उस धारणा को हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं। और अभी महंगाई को लेकर के नेशन वाइड कैंपेन है, और ये और आगे चलेगा, इसको और बढ़ाया जाएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को, महंगाई के बाद तुरंत बाद जो है हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है अपने कार्यक्रम बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी ऑनलाइन कैंपेन अनएम्प्लॉयमेंट पे लगातार चल रहा है। आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के लगातार ऑनलाइन कैंपेन किया गया, और अभी सरकार प्रेशर में आकर के फरवरी में उसका डेट दे दी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन सारे सवालों पर डोर टू डोर कैंपेन करना, पद यात्रा करना, गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित करना, रैलियाँ आयोजित करना, धरने प्रदर्शन का आयोजन, ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का इनका ले बारी बारी से। विपक्ष के कमजोरी के बारे में बात करें आप। 2 साल हो गए अभी आप युवा नेता है उस पक्ष के, तो कांग्रेस को पूरा काल के लिए अध्यक्ष भी अभी तक नहीं हो रहा है, एक कमजोरी नहीं है? देखिए हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है, ठीक है। हालांकि परसेप्शन देश में यही है कि कांग्रेस पार्टी में जो है अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, लेकिन रियलिटी है कि अध्यक्ष चुना जाता है। तो जब राहुल जी अध्यक्ष थे, जब 19 में पार्टी की हार हुई, तो उस हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने उस पद से अपने आप को इस्तीफा दे दिया। बाद में जो है अभी उसको जो है सोनिया जी ने जो है उस जिम्मेवारी को लिया है। तो 2.5 साल हो गए, अध्यक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? तो चुनाव होगा ना सर। आपका, अभी हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, आपका चुनाव हुआ क्या? अनअपोज तरीके से हुआ ना? अनअपोज भी नहीं हो रहा है ना? नहीं, तो होगा ना, प्रोसेस होगा ना, अनअपोज नहीं हो सकता है। चुनाव में जाना पड़ेगा, देश भर के कार्यकर्ता वोट करेंगे। कोविड का कंपल्सन आपके ऊपर है और हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना सर। और चुनाव होगा और फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष होंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेले में ले जाके आपको बोल रहा हूँ। और चुनाव होगा। देखिए ये आरोप लोग लगाते हैं, उस आरोप को लगाने की अपनी वजहें हैं, मैं उन वजहों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इलेक्शन होता है कांग्रेस अध्यक्ष का, और एक बार इलेक्टेड अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है तो अब दोबारा इलेक्शन ही होगा। टिल द टाइम जो ऊपरी कमेटी है वो बैठ करके पोस्ट खाली नहीं रख सकते हैं ना। आपको क्या तो लगता है राहुल गांधी वहाँ होना चाहिए अध्यक्ष? आपको खुद क्या लगता है? देखिए वो तो हमारी अगर बात कीजिएगा, मेरे हाथ में और मेरे एक के मत से अगर देश का सारा चीज़ तय हो जाए, उसका मुस्तकबिल डिसाइड हो जाए, तब तो मामला ही क्या है।
मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के वक्त में जितने भी मेन स्ट्रीम लीडर हैं, बिना किसी इफ बट का कोई लीडर हर चीज़ पे पोजीशन लेता है तो वो राहुल गांधी। वैसे व्यक्ति अगर पार्टी को लीड करेंगे तो ये बेहतर बात है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे या उनके चाह लेने से ये नहीं होगा। कांग्रेस के सारे लोग वोट करेंगे, सारे कार्यकर्ता वोट करेंगे, और जिस तरीके से प्रपोजल ऑलरेडी आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस ने प्रपोजल दिया है, एनएसयूआई ने प्रपोजल दिया है, महिला कांग्रेस ने प्रपोजल दिया है, स्टेट की अलग अलग कमेटियां प्रपोजल दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आफ्टर इलेक्शन ये क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस की स्ट्रेंथ की बात करें, इसलिए मैंने पूछा कि G20 वाले जो नेता है, उसमें जो गुलाम नबी आजाद, वो तो अलग होने जा रहे हैं, और वो मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? उसका रोक लीजिएगा। आपका बेटा कल आपसे अलग हो जाएगा, शादी करेगा और अलग चूल्हा जलाने लगेगा। ये तो नियति है ना। कांग्रेस के साथ ये पहली बार हुआ है क्या? जेपी अलग हो गए थे, पवार साहब अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, होते रहते हैं। कहना मेरा क्या है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, मूल रूप से वो पार्टी है जो पार्टी इस देश को आज़ादी के आंदोलन में लीड की है। इस देश के संविधान और उसके जो मूल्य हैं, अलग अलग जो राजनीतिक धाराएं हैं, उसका जो प्रतिनिधित्व है, वो जो विविधता में एकता है, उसके महत्व को समझने वाली पार्टी है। इस पार्टी में वो क्षमता है कि वो देश को लीड कर सकती है और उस ट्रैक पे रह सकती है जो ट्रैक हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का ट्रैक है, जिससे हम बेहतर वर्तमान से बेहतर फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये पॉइंट है। बाकी क्रिटिसिज्म और देखिए, कांग्रेस, क्रिकेट, ठीक है, और सिनेमा, ये तीन ऐसी चीज है ना कि भारत में इसका हर कोई एक्सपर्ट है। किसी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस इतनी सर्वसुलभ पार्टी है कि इसका हर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि ये इतना ओपन है। मैं कह रहा हूं, एक सवाल मुझे पूछ करके बता दीजिए, मैं आपके लिए, आप पत्रकार हैं ना, अगली बार कोई भाजपा का नेता होगा तो पूछिएगा कि इनके कैबिनेट में सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर हैं गडकरी, उनको प्रधानमंत्री क्यों ना बना दिया जाए? ये प्रश्न पूछिएगा, देखिएगा कहीं नौकरी बचेगा कि नहीं बचेगा। सच को मानने की बात है। ये सवाल हमने कुछ गडकरी को भी पूछा था, तो उन्होंने बोला था इस पे मत पूछो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो मैं कैबिनेट भी नहीं रह पाऊंगा। आपने बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एकदम खुली किताब है, जिसको पढ़ना आता है वो भी पढ़ता है, और जिसको नहीं पढ़ना आता है उसका पेज फाड़ता है। कोई चीज छुपी हुई है क्या? और हम आपको बता देते हैं, कभी भी अगर मुझे ये सुलभता, ये कंफर्टेबिलिटी नहीं लगती ना कि मैं मन से खड़ा होकर के डिफेंड करने वाली चीज़ को ही डिफेंड करूँगा, तो होने का कोई मतलब नहीं। और कोई अनडिफेंडेबल चीज़ डिफेंड कर रहे हैं, जो सच है सो है, जो आलोचना है सो है। बस आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके यही कर रहे हैं, जब कमजोरी की बात करते हैं ना, तो ईमानदारी यही है कि जो है स्ट्रेंथ की भी बात की जाए। और स्ट्रेंथ ये है कि भारत में मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग है, मध्यम मार्ग बुद्ध का मार्ग है। मध्यम मार्ग के बारे में कहते हैं कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और इस देश में अतिवादी विचारों को खारिज करके मध्य मार्ग पर देश को ले चलने का संकल्प और सिद्धांत किसी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। शिवानी, हाँ, कन्हैया जी, आप इनका ले लें सवाल। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये 3 पक्ष जो है महाराष्ट्र में सत्ता में है, सरकार स्थापन की अभी 2 साल उसको पूरे हो चुके हैं कुछ दिन पहले। तो आपको महाराष्ट्र सरकार का काम कैसे लगा है? ये तो आप बताएंगे ना, आप महाराष्ट्र से हैं, आप सत्ता में है। वो ठीक बात है, लेकिन देखिए फिर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में है। महाराष्ट्र को आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। आप कुछ बता दीजिए, अगर कुछ क्रिटिसिज्म है तो हम लीडरशिप को बता देंगे, पहुंचा देंगे। आप वही हैं अभी तक। किसको? आपको? नहीं, देश को नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं क्या कहता हूँ ना, थोड़ा होमवर्क करना चाहिए सर। हम सब किसी को अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। देश से हमने कभी आज़ादी नहीं मांगी है, देश की जो समस्याएं हैं उससे आज़ादी। और उस शब्द का इस्तेमाल कौन नहीं करता है मुझे बताइए?
दिल्ली आप जाएंगे ना तो दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। ठीक है, आप भाजपा के कैंपेन सॉन्ग को भी देख लीजिए, वो भी आज़ादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी शब्द का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे थे कि भाई देश की जो समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, असमानता, जातिवाद, उससे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती इक्वेट नहीं करना चाहिए सर। कन्हैया जी, आपने पूना का ऑब्जर्वेशन बताया कि साइकिल की सिटी थी, अभी ट्रैफिक वगैरह नहीं, पूना के लोगों ने बताया था, उस आधार पर बोले हैं। संतरी गली में अभी आपने बहुत सारे पोस्टर्स किए। पुणे में सत्ता में कांग्रेस बहुत साथ कर रही है और उसके जिम्मेदार वो भी हो सकते हैं। पुणे में कांग्रेस सत्ता में रही तो पुणे जो है महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, फिर भी लोगों का फर्स्ट चॉइस है कि इस शहर में आकर के रहें। और ये जो है आईटी हब बना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियाँ आई, यहाँ पे कॉल सेंटर्स खुले। इसका क्रेडिट आप कांग्रेस को देते हैं कि नहीं देते हैं? पुणे को पूना, ठीक है, तो कांग्रेस के काल में ही बना ना। जो अब आकर के बैठे हैं उनसे पूछिए ना कि ये जो समस्याएं हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछने का कोई फायदा नहीं है, सही सवाल सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। उद्धव कांग्रेस की जो खुली अर्थव्यवस्था की जो राजनीति रही है, खुली अर्थव्यवस्था, भाजपा कहती है कि ये खुली अर्थव्यवस्था तो कांग्रेस की देन है। आप सीपीएम में थे, सीपीआई में तो उसकी जो राजनीति थी वो खुली अर्थव्यवस्था के खिलाफ। तो आप कांग्रेस में जाने के बाद अब किस अर्थव्यवस्था के हिसाब से खुली अर्थव्यवस्था को आप मानते हैं या विकल्प आप देना चाहते हैं? क्या होगा उसका? पहले तो अर्थव्यवस्था बच जाए। अर्थव्यवस्था की जो मंत्री हैं, ठीक है, वो उनका हमारे ही संस्थान से जो है संबंध है। पहले तो अर्थव्यवस्था बच जाए, और ये मेरा मानना है, एक दिन में मान्यता बनती नहीं है। भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होगी, उनका चीज़ों का नेशनलाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है ना कि आप पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को निगेट करके नहीं चल सकते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है आज के डेट में और जो मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक फ़र्क है। अभी क्या किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर को तबाह करके प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने दिया जा रहा है। सीधा एग्जाम्पल है, BSNL ख़त्म, क्या क्या जोक आता था सर व्हाट्सएप पे, याद है ना, भाई साहब नहीं लगेगा। और जब क्रिकेट का मैच होता था तो कहता था BSNL कनेक्टिंग इंडिया, हर चौके पे ये ऐड आता था। उससे BSNL हो गया भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL का काम तमाम कर दिया। जियो फ्री में आया था, कितने का रिचार्ज करा रहे हैं बताइए? रिचार्ज कितने का करा रहे हैं? 700, 3 महीने का, 84 दिन का करा रहे हैं ना, फ्री में आया था ना। ये पॉलिसी समझने की ज़रूरत है कि अगर पब्लिक सेक्टर आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अगर एम्स नहीं होगा तो अपोलो में भी बढ़िया इलाज नहीं होगा। अगर पुणे यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो प्राइवेट कॉलेज भी ठीक से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बाजार का एक सिद्धांत है, जितना हो सके गन्ने की तरह ग्राहक को चूसो, उसको निचोड़ो। सरकारी संस्थान ग्राहक को ग्राहक के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे देखती है। तो रेलवे में लिखा रहता है, रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। ICICI बैंक में लिखा रहता है क्या ICICI आपकी संपत्ति है? ये फर्क समझना है, ग्राहक होने और नागरिक होने का फर्क समझना है। नागरिक हमको बना करके सरकारी संस्थान रखता है। अब आप मुझे बताइए, एयर इंडिया नहीं होगा तो क्या करेंगे सिंधिया जी? चुनाव से पहले उद्घाटन करेंगे और चुनाव के बाद एयरपोर्ट बेच देंगे। कितना एयरपोर्ट बचा है सरकार के हाथ में? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब क्या करेगा जब एयरपोर्ट ही नहीं बचेगा? तो तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं उसको एक एक करके डिस्ट्रॉय किया गया। ये फ़र्क है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने सवाल बहुत आइडियोलॉजिकल पूछा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मिक्स्ड इकोनॉमी को भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिस्ट दोस्त हैं।
मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं करता हूँ। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो आबादी है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है और जिस तरीके का हमारा ट्रेडिशन रहा है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, लेकिन बार बार अगर गवर्नमेंट सेक्टर को तबाह करके आप प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो बेसिकली आप इकोनॉमी तबाह करेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा जवाब देते हुए कि पहले अर्थव्यवस्था तो बच जाए। कन्हैया जी, कांग्रेस में स्टूडेंट इलेक्शन नहीं, हाँ बोल। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धर्म और जात के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यंग जनरेशन भी इससे प्रभावित हो रही है। चुनाव में भी सोशल मीडिया का बहुत सारा यूज किया जा रहा है और यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हो, तो आप इस सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया आज का हमारा रियलिटी है और टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ये उसके एवोल्यूशन में जो है नेक्स्ट स्टेप है। तो सोशल मीडिया से तो आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, या ये आप फैक्ट नहीं डिनाई कर सकते हैं कि वो आज एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन मेकिंग है, लेकिन उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना और इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को समझना, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना, चेक करना, फैक्ट चेक करना, ये सारा अवेयरनेस होना चाहिए। मतलब मुझे याद है कि जब ट्रेन आई थी और पटरी पे पहली बार दौड़ी तो जो है गांव वाले गांव छोड़ के भाग गए, लेकिन बाद में जो है देश ने उसको इस्तेमाल करना सीखा और वो जो है आज़ादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तभी तो जो है राजगुरु भगत सिंह से मिल पाए, आंदोलन की भी एकता हो पाई। तो सोशल मीडिया जो है वो फ्यूचर है, लेकिन उसको लेकर के जो आप समस्याएं गिना रही हैं वो हैं, ट्रोलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके महिलाओं को सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जाता है, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं, आइडेंटिटी रिवील किया जाता है, परिवार को जो है तंग किया जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये साइबर क्राइम्स हैं जिस क्राइम्स को कंट्रोल करना चाहिए। और एज ए यूजर किसी भी चीज़ को अपलोड करने से पहले उसका फैक्ट हम जांच लें, वो सही है गलत है, उसका जांच करके ही उसको कहीं पे अपलोड करें। ये कॉन्शियसनेस और ये सतर्कता जो है हम लोगों को बरतनी चाहिए। हार्दिक, आप और जिग्नेश युवा नेता के तौर से कांग्रेस आपके ऊपर देख रही है, तो युवा के लिए, देश के युवा के लिए आप कौन सा भी प्रोग्राम बना रहे हैं या युवा मूवमेंट कैसे चलेगी अभी कांग्रेस की? देखिए, हम लोग सब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस प्रोग्राम बनाती है, हम लोगों को जिम्मेदारी देती है और फिर उसको लेकर थोड़ा प्रोसेस आप उल्टा बोलती है तो प्रोग्राम बनता है क्या? वो के लिए प्रोग्राम चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है ना। आप मुझे लग रहा है आप जानबूझ करके ये सवाल पूछ रहे हैं। लास्ट सवाल था, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं पूछता हूँ। नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगा? मैं गुस्सा नहीं कर पाऊँगा, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ सर। आप बस माँ बहन की गाली नहीं दीजिएगा, बाकी और तो क्या ही कहें। कांग्रेस इस देश का कल्चर है, साहब बोल रहे हैं तो श्री राम मंदिर ये भी देश का कल्चर है। तो जब कोई श्री राम से आपका स्वागत करता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? नहीं, कभी गुस्सा नहीं आया मुझे। कैसे देखिए, मैं बड़ा ऑथेंटिक आदमी हूँ इस मामले में। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। एक तो मेरा नाम कन्हैया है और मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है, ठीक है। और हम लोग आते कहाँ से हैं? मिथिला से। मिथिला कौन सी जगह है? माता जानकी की जन्मभूमि।